अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अखुनज़ादा, चेयरमैन सिग्मा प्रॉपर्टीज़ एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आज सिग्मा के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हम नए सवालात के जवाब देंगे जो हमारे क्लाइंट्स और हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं और उनके हम डिटेल जवाब देंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है कि फ़ाइल कैसे वेरीफाई होगी, उसके एक सिंपल चीज़ है। देखें, कुछ सोसाइटीज़ के तो ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं। उस ऑनलाइन में आप उनका एमएस नंबर डालते हैं, उसके फ़ाइल नंबर डालते हैं तो उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप कोई फ़ाइल परचेज़ करें उसके साथ एक स्टाम्प पेपर ज़रूर लिखा करें कि ये मैंने परचेज़ की है। उनकी रिसीविंग लें और जाके उनके ऑफ़िस में जाके वेरीफ़ाई किया करें। और ये जिससे भी आप ख़रीदते हैं ये उनका काम है कि वो आपको आप उनके साथ जाएं और वेरीफाई करें। जैसे कुछ ट्रांजैक्शन तो बहुत स्लो मिनिमम अमाउंट की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 लाख 4 लाख, लेकिन कुछ केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल डीएचए के केस में उनकी फ़ाइल्स होती हैं, डीएचए क्वेटा हो गया, फलाना 2-3 इस तरह की सोसाइटीज़ हैं डीएचए के, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे वेरिफिकेशन होती है और उसकी जो कीमत होती है वो 80 लाख 90 लाख तक होती है। तो उसके लिए मस्ट है कि आप जो है सोसाइटी के ऑफिस में जाके उसको वेरीफाई करें। असल में गवर्नमेंट के बदलने से तो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर असर नहीं होता सोसाइटीज़ में, बल्कि जो गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा असर होता है। उसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के नेक्स्ट गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में या उनके जो मंशूर जो उन्होंने लिखा हो कि हमने कौन कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकियत देनी है, उसमें वो हो ही ना। प्राइवेट सोसाइटीज़ के तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जब वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है। थर्ड पार्टी किसको कहते हैं? थर्ड पार्टी कहते हैं वो लोग जो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, तो उनका वो लीगल राइट है जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। और आपने देखा होगा कि बड़े सोसाइटीज़ के वायलेशंस के बावजूद हमेशा हक में उनके फ़ैसला आया है, आम लोगों के हक में फ़ैसला। तो उसकी वजह यह है कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर क्या करते हैं कि उसके लिए कोई लॉ निकाल लेते हैं और उसको बच बचाव का कोई तरीका हो जाता है। वैसे तो ये चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये है कि प्राइवेट सोसाइटी से ज़्यादा जो डेंजर जोन में होती हैं वो गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स बड़े डेंजर जोन में होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो नई आने वाली गवर्नमेंट उसको इतना सीरियस ना ले। देखें, इसका बहुत इजी तरीका ये है कि आप ना हमेशा कोशिश करें कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करें। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ होती हैं और वो SECP से आप उनके साइट पे भी चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जो आम डीलर होता है वो ज़ाहिर बात है एक जगह पे खड़ा होता है और वो मतलब एक जगह का हो सकता है कि उसको पता तो हो चीज़ों का, लेकिन लेन देन के मामले में अगर आप उसके साथ भी लेन देन करना चाहें तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रॉपर स्टैम्प पेपर जो गवर्नमेंट का होता है, जो बैंक से निकलता है, उस पर आप उनके साथ डील किया करें। अगर नहीं करना चाहते उनके साथ, आप प्रॉपर उनके साथ डील करना चाहते हैं कंपनीज़ के साथ, तो आप ये कोशिश करें कि वो प्राइवेट लिमिटेड हों ताकि वो जो रिस्ट्रिक्शंस में आएँ गवर्नमेंट के और वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हों गवर्नमेंट के प्राइवेट लिमिटेड इदारों में। ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने देखा होगा कि बाहर की दुनिया में ऐसा होता है कि जहाँ पे एयरपोर्ट होता है उससे दूर दूर लोग भागते हैं, मतलब उसकी वजह से कि एयरपोर्ट करीब ना आए और हम ज़रा दूर उससे जाएं। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सा ट्रेंड है। आप देखें, आप पिंडी का जो एयरपोर्ट था, जो पुराना हमारा, जिसको हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट बोलते थे, वो किसी ज़माने में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो शहर के बाहर ही बनाया हुआ था, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतनी आबादी आ गई कि मतलब आप जहाँ पे मतलब आपको ट्रैफिक जैम्स ही मिलते हैं। उसकी क्या वजह है कि लोग समझते हैं कि ठीक है, उसकी वजह से क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होती है उस इलाके में एयरलाइंस की वजह से, तो लोग करीब जाते हैं कम्यूट की वजह से। इसी तरह जब से पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो चेंज हुआ है दूसरी जगह पे अपने जोन 2 में, तो अक्सरियत जो लोग हैं उनकी तवज्जो उस तरफ बन गई है कि यार मैं एयरपोर्ट के करीब रहूँ
और ये उनकी साइकी में है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़रा अच्छी होगी और गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो देगी, आसपास इलाकों में उसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी, तो इसी वजह से जो है लोग जोन 2 की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसकी और कोई मतलब आउट ऑफ द वे कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि एयरपोर्ट आ गया है तो अक्सरियत को लोग कोशिश करते हैं कि उसके करीब रहें, ताकि अगर हम घर लें तो किराए मुझे अच्छे मिलेंगे। अगर मैं कोई वहाँ पे शॉप लेता हूँ करीब में तो मुझे उसका किराया अच्छा मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट का बिज़नेस मुझे वो होगा, साथ साथ में मुझे मिलेगा। आप जब जाते हैं ना किसी के पास और कहते हैं कि मुझे ये प्लॉट चाहिए, तो ट्रांसफ़र आप पे आती है, कुछ चीज़ें उनके ऊपर आती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में अभी एक नया आपने शायद सुना होगा गेन टैक्स आता है। गेन टैक्स वो टैक्स है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी 1 साल 2 साल में बेच दी और उसकी जो ड्यू डेट थी गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो उस पर आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो गेन टैक्स जो है वो पे करता है, सेलर होता है, लेकिन जो बायर होता है वो ट्रांसफ़र फ़ीस पे करता है। और वो जो आपकी लीगैलिटी होती है, मतलब इस तरह नहीं होता, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें उनको पे करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको पे करनी पड़ती हैं। सारा ऐसा नहीं होता कि सारा सेलर पे करे और सारा बायर पे करे। आसान सवाल नहीं है कि कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं नहीं कि एनओसी की चीज़ लो हो और डेवलप्ड हो। देखें हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो डेवलप्ड प्लॉट्स लें। ये एक फोरकास्टिंग होती है। आपके कंसल्टेंट आपको क्या बताते हैं कि कौन सी जगह में लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अब जैसे हमने कुछ लोगों को किसी सोसाइटी में लेके दिए हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में लेके दिए हैं, और जगहों में लेके दिए हैं, वो अब मज़े कर रहे हैं, उनको एनओसी भी टाइमली मिल गया, उनकी डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही है और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। अगर वो इस पे बैठ जाते नहीं कि मैं एनओसी आएगा और जब डेवलपमेंट होगी तो मैं लूँगा, तो अब हो सकता है वो प्राइसेस उसके ख़रीदने से ही बाहर हो जाएं। तो ये मैं कोई इतना मतलब 100% में आपको एग्जैक्ट इसका जवाब इस तरह नहीं दे सकता जब तक केस टू केस ये डिफ़र ना करे, क्योंकि हर बंदे की जो एपेटाइट होती है वो डिफरेंट होती है, हर बंदे की जो एक कैपेसिटी ऑफ बाइंग होती है वो डिफरेंट होती है। Exit strategy is not for everyone. It is only for those who are investing money for the sake of making money. That's it. इसके लिए ये नहीं है कि जो एंड यूज़र है वो भी एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करे। जो एग्जिट स्ट्रेटजी होती है उसकी साइंस बिल्कुल सिंपल है। आप ये सिर्फ दिमाग में रखें कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास पैसे पड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं ये पैसा जो है मतलब मेरे साथ बैंक में ज़ाया हो रहा है या बैंक में पड़ा हुआ है या फजूल में पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ। तो वो जब इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम होगा, उसको पता होगा कि यार ये पैसे जो है मैंने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करने हैं, साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं या 3 महीने के लिए करने हैं या 1 महीने के लिए करना है। उसी हिसाब से उसकी अमाउंट लगेगी, उसी हिसाब से उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी बनेगी। एग्जिट स्ट्रेटजी होती है आपकी सोसाइटी टू सोसाइटी। आपको पता होगा कि जब इसका रेट बढ़ेगा तो मैं इसको निकाल दूँगा। कुछ लोग ये होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल सी मिसाल पहले भी शायद दी थी कि एक बंदे को मैंने किसी जगह का प्लॉट दिलवाया और उसने सिर्फ 10,000 का टोकन मुझे करवा के दिया। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आप पैसे जो है, उन्होंने कहा कि मैं संडे तक पैसे वापस आपको फुल दे दूँगा। संडे आने से पहले 10,000 पे उनको 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा था। तो वो कहीं ये सोच में पड़ गए कि यहाँ पे कोई ऑयल एंड गैस निकल आया है। उनको मैंने कहा भी कि मुझे लग रहा है कि ये फेक प्राइसेस हैं, रिवर्स करेंगे, और वो 2 साल तक उसमें फंसा रहा। तो देखें एग्जिट स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि जब आपको कोई थोड़े से पैसे मिलते हैं तो आप ये मत सोचें कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा के फिर यहाँ से निकलूँगा। कभी कभी वो नुकसान दे जाता है, कभी कभी आपको फ़ायदा दे जाता है। तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी आपको एक वाइब आती है जिसकी वजह से आप एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हो कि मुझे कितने मंथ में इससे वापस निकलना है। देखिए हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी सोसाइटी में ये पहले बनती है फिर रेजिडेंशियल आता है। तो हमेशा जो आपको गेन आता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आता है। हैविंग सेड दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन कैपेसिटी कि आपके पास उस वक्त कितना कैश मौजूद है और कितने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स योर कैश कैपेसिटी। आपको कौन मशवरा दे रहा है, कौन सा रियल्टर है जिसके साथ आप इन हैं,
उसके हिसाब से वो आपको स्ट्रैटेजी देगा और उसी के हिसाब से वो करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये न्यूज़ बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और जैसी अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है रेट बढ़ते जाते हैं, और उसी में आपने अपने पैसे भी लगाने होते हैं और उसी में आपने एग्जिट भी अपना करना होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज सिग्मा की वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे ईमेल और इनबॉक्स कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें।